सोचिए, क्या किसी को बस एक लात मारना मर्डर हो सकता है? और क्या इसका जवाब इस बात पर टिका हो सकता है कि भाई मारने वाले ने जूते पहने थे या नहीं? सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, पर आज हम इतिहास के एक ऐसे ही उलझे हुए कानूनी मामले की तह तक जाएंगे। एक ऐसा मामला जो कानून, साइंस और इंसाफ पर कुछ बहुत ही संजीदा सवाल खड़े करता है। ये बात कही थी 1903 में इंडिया में एक ब्रिटिश कैप्टन ने, और ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना? किसी की जिंदगी और मौत का फैसला भला इस बात पर कैसे निर्भर कर सकता है कि हमलावर ने जूते पहने थे या नहीं? ये उस कानूनी पहेली का सेंटर पॉइंट है जिसने कॉलोनियल इंडिया को दशकों तक परेशान किया, और यही हमें आज के हमारे मेन सवाल पर ले आता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ब्रिटिश राज के दौरान ये एक ऐसा केस था जो बार बार अदालतों के सामने आता था, और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, वो बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बूट और एक तिल्ली, ये दो बहुत ही मामूली सी चीजें हैं, लेकिन ये उस परेशान करने वाले पैटर्न के बिल्कुल केंद्र में थीं जिसने उस दौर के जस्टिस सिस्टम की सारी कलाई खोल कर रख दी। ये एक ऐसी कहानी थी जो बार बार दोहराई जा रही थी। ये कोई एकाध घटना नहीं थी। जरा सोचिए, ब्रिटिश मालिक, बागानों के मैनेजर या सैनिक भारतीय नौकरों या कुलियों को लात मार रहे हैं, और ये केस बार बार अदालतों में पहुंच रहे हैं। होता यह था कि पीड़ित की तिल्ली फट जाती और उसकी मौत हो जाती, और हर बार अदालत को यह तय करना पड़ता था कि यह बस एक हादसा था या फिर कत्ल। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस समय के कानून की गहराइयों में उतरना होगा, क्योंकि कानून की नज़र में हर जान लेना एक बराबर नहीं होता। ये सब कुछ एक लीगल कॉन्सेप्ट पर आकर टिक जाता है जिसे कहते हैं मेंस रिया, यानी दोषी मन। किसी भी जुर्म की सजा कितनी गंभीर होगी, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी का इरादा क्या था। क्या उसका इरादा जान लेने का था? क्या उसे पता था कि उसके एक्शन से किसी की मौत हो सकती है? यही वो बारीक सा फर्क है जो कानून को करना पड़ता है। तो देखिए, कानून ना दो चीजों में फर्क करता है। एक है आपराधिक मानववध और दूसरा है कत्ल। और सारा खेल शब्दों का है। आपराधिक मानववध में मौत बस एक संभावना होती है, मतलब लाइकली है। लेकिन कत्ल में चोट इतनी गंभीर होती है कि वो मौत के लिए काफी है, और मौत की पूरी संभावना होती है। तो एक तरफ है पॉसिबिलिटी और दूसरी तरफ सर्टेनिटी। ये बहुत बड़ा फर्क है, और हमारे ये बूट और तिल्ली वाले केस वो इसी ग्रे एरिया में फंसे हुए। तो शायद मन में सवाल आ रहा होगा, एक मिनट, अगर कोई किसी को लात मारता है तो जाहिर है उसका इरादा चोट पहुंचाने का तो था ही, राइट? बिल्कुल, कानून भी यही मानता है, और इसके लिए एक खास सिद्धांत भी है, ट्रांसफर्ड मैलिस, यानी स्थानांतरित द्वेष का सिद्धांत। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है इरादा गोली का पीछा करता है। कानून ये नहीं कहता कि अरे आपने गलत आदमी को मार दिया तो आपकी कोई गलती नहीं। नहीं, कानून कहता है कि चोट पहुंचाने का जो आपका असली इरादा था वो अब भी गिना जाएगा, भले ही उसका शिकार कोई और बन गया हो। ये काम ऐसे करता है। स्टेप 1, आपके मन में मारने का इरादा या ज्ञान है। स्टेप 2, आपके एक्शन से किसी की मौत हो जाती है। स्टेप 3, लेकिन ये मौत उस इंसान की होती है जिसे आप मारना नहीं चाहते थे। तो कानून कहता है कोई बात नहीं, वो आपके बुरे इरादे को उठाता है और उसे असली दुखद नतीजे पर लागू कर देता है। ये एक क्लासिक लीगल एग्जाम्पल है। ए का मेंस रिया यानी दोषी मन बी के लिए था, लेकिन उसका एक्टस रियस यानी उसका एक्शन गलती से सी की जान ले लेता है। तो ये जो ट्रांसफर्ड मैलिस का सिद्धांत है वो इन दोनों को जोड़ देता है और ए को सी के कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब सुनने में तो ये काफी मजबूत केस लगता है ना? हमलावरों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। पर यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। यहीं पर कॉलोनियल इंडिया के लीगल सिस्टम में एक ऐसी दलील सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा डिफेंस जिसने कानून की पूरी सोच को ही पलट दिया। याद है ना, सब कुछ मेंस रिया पे टिका है, दोषी मन पर। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होता है कि हमलावर का इरादा या उसे अपने एक्शन के नतीजे का ज्ञान एक खास लेवल का था, और बस यही वो कमजोर कड़ी थी जिस पर डिफेंस ने हमला किया। और ये रही वो चौंकाने वाली दलील। डिफेंस ने कहा कि मौत की असली वजह हमलावर का इरादा था ही नहीं, बल्कि पीड़ित का अपना शरीर था। उनका तर्क ये था, भारतीय नौकर की तिल्ली मलेरिया की वजह से नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ी और कमजोर थी। उनका कहना था कि एक सामान्य या हेल्दी इंसान, जिसका सीधा सीधा मतलब एक यूरोपियन था, उस लात से कभी नहीं मरता। तो ये एक सीधी टक्कर थी,
प्रोसिक्यूशन कह रहा है उसने उसे लात मारी, ये एक हिंसक काम है। और डिफेंस कह रहा है हाँ, लेकिन उसे ये कैसे पता होता कि पीड़ित की तिल्ली इतनी नाजुक थी, इसलिए उसके पास कत्ल का इरादा हो ही नहीं सकता था। उन्होंने बहुत चालाकी से पीड़ित के शरीर को ही मौत का हथियार बना दिया और हमलावर के दोष को कम कर दिया। और इंडियन प्रेस का क्या, वो सब देख रहा था। 1880 में अमृत बाजार पत्रिका का ये तीखा कोटेशन बताता है कि आम लोगों को ये कितना ज्यादा अनफेयर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम में ही कोई भेदभाव है। एक ऐसा तरीका बना दिया गया है जिससे यूरोपियन लोग सजा से बच सकें। मानो कानून को सिर्फ इसलिए तोड़ा मरोड़ा जा रहा था ताकि किसी यूरोपियन को कभी कत्ल का दोषी न ठहराया जा सके। तो इस चालाक कानूनी पैंतरे का असली दुनिया पर क्या असर हुआ? इसने कॉलोनियल इंडिया में इंसाफ की सोच और हकीकत को कैसे बदल दिया, चलिए देखते हैं। ये जो बीमार तिल्ली वाला डिफेंस था, ये खतरनाक रूप से कामयाब रहा। इसने जजों और जूरी को मर्डर के चार्ज को कम करके आपराधिक मानववध या फिर सिर्फ मारपीट जैसे हल्के जुर्म में बदलने का एक आसान रास्ता दे दिया। नतीजा, सजाएं बहुत हल्की हो गईं और कभी-कभी तो कोई सजा होती ही नहीं। और जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंका देते हैं। देखिए, 1870 में इंडिया में जिन यूरोपियंस पर गंभीर इल्जाम लगे, उनमें से करीब 78% को सजा हुई। लेकिन 1905 आते-आते ये नंबर गिरकर 45% से भी नीचे चला गया। मतलब जबरदस्त गिरावट। और इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमार तिल्ली जैसी दलीलों ने इस बदलाव में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो इस परेशान करने वाले ऐतिहासिक मामले से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, कानून वैक्यूम में नहीं बनता। वो हमेशा समाज के भेदभाव और पावर स्ट्रक्चर को दिखाता है। दूसरी बात, साइंस का इस्तेमाल सिर्फ सच को सामने लाने के लिए ही नहीं, बल्कि नाइंसाफी को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इंसाफ सिर्फ किताबों में लिखे कानूनों का नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन कानूनों को जमीन पर कौन और कैसे लागू कर रहा है। और ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बूट और तिल्ली की कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें चुनौती देती है कि हम लगातार ये सवाल पूछते रहें कि हमारे अपने कानूनी और साइंटिफिक सिस्टम में कौन से छिपे हुए भेदभाव मौजूद हो सकते हैं, और इस बात को पक्का करने के लिए बिना थके काम करें कि इंसाफ सच में सबके लिए हो। इस विश्लेषण में